हम हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका कालखंड 1000 से 1707 तक है। हमारा विषय चल रहा है शाहजहाँ। आज हम शाहजहाँ की दक्षिण नीति का अध्ययन करेंगे। शाहजहाँ की दक्षिण नीति। अकबर की भांति शाहजहाँ भी एक साम्राज्यवादी शासक था। वह दक्षिण के प्रदेशों को विजय कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। इसीलिए उसने दक्षिण विजय का अभियान चलाया और उसने अपने पिता तथा दादा से भी अधिक सफलता प्राप्त की थी। अहमदनगर पर अधिकार। शाहजहाँ का अहमदनगर पर अधिकार। शाहजहाँ ने सबसे पहले अहमदनगर के राज्य को विजय करने का निश्चय किया। इस समय मलिक अंबर का पुत्र फतेह खां अहमदनगर का मंत्री था। कुछ कारणों से वह अहमदनगर के शासक के साथ विश्वासघात करने पर तुला हुआ था। शाहजहाँ ने फतेह खां से गठजोड़ किया। फतेह खां ने मौका पाकर 1631 ईस्वी में सुल्तान निज़ामुल मलिक का वध करवा दिया और एक नाबालिग राजकुमार को गद्दी पर बैठाकर वह स्वयं उसका कर्ता धर्ता बन गया था। फतेह खां की इन कूचालों से अहमदनगर के मराठा सरदार शाहजी भोसले ने बीजापुर के शासक आदिल खां को फतेह खां पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और स्वयं भी सेना सहित उससे जा मिला। परिणाम स्वरूप फतेह खां को दौलताबाद के किले में घेर लिया गया। मुगल सम्राट शाहजहाँ ने एक विशाल सेना फतेह खां की सहायता के लिए भेजी, परंतु फतेह खां ने उल्टा ही मुगल सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। अंत में विवश होकर उसे मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। फतेह खां ने 10.5 लाख रुपए लेकर अहमदनगर का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया और वह स्वयं मुगल मनसबदार बन गया। अहमदनगर का शासक बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया गया, जहां पर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। निज़ाम शाही वंश का अंत होने पर मुगल अहमदनगर राज्य के पूर्णतः स्वामी नहीं बन पाए थे, क्योंकि बाहरी चौकियों पर उनका नियंत्रण नहीं था। शाहजी भोसले ने बीजापुर के शासक के सहयोग से मुगलों से संघर्ष आरंभ कर दिया, परंतु वह अहमदनगर को स्वतंत्र करवाने में सफल नहीं हो पाए थे। शाहजहाँ ने बीजापुर के शासक से गठजोड़ कर लिया और दोनों ने अहमदनगर को आपस में बांट लिया था। दक्षिण में शाहजहाँ की एक विजय और देख लेते हैं, जो कि बीजापुर व गोलकुंडा पे है। मुगलों की जो विजय अभियान है वो। अहमदनगर की विजय के पश्चात शाहजहाँ ने बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों को मुगल अधीनता स्वीकार करने को कहा। उन्हें वार्षिक कर चुकाने के लिए भी आदेशित किया गया। गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह ने शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर ली और निम्न शर्तों को भी उसने स्वीकार कर लिया था। वह शर्तें इस प्रकार हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला तो शाहजहाँ को उन्होंने अपना अधिपति मान लिया था। दूसरा, वह मुगल सम्राट को वार्षिक कर चुकाएंगे। इस बात के लिए गोलकुंडा का शासक कुतुब शाह राजी हो गया था। तीसरा, मुगल सम्राट के नाम का खुतबा पढ़वाया जाएगा और सिक्कों पर उसका नाम अंकित करवाया जाएगा, यानी कि गोलकुंडा में। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मुगल सेनाओं ने तीनों ओर से बीजापुर को घेर लिया था। लंबे समय तक दोनों पक्षों में संघर्ष चलता रहा। अंत में 1636 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार जो शर्तें रखी गई थी वह मैं अब आपको बता देती हूँ, जो बीजापुर के साथ की गई थी। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पहली शर्त ये रखी गई थी। दूसरा, बीजापुर के शासक आदिल शाह ने 20 लाख रुपए प्रति वर्ष कर के रूप में देना स्वीकार कर लिया था बादशाह शाहजहाँ को। तीसरा था, उसने मुगलों के संरक्षण में आ गए गोलकुंडा के शासक से छेड़छाड़ न करना स्वीकार कर लिया था, यानी कि गोलकुंडा पर कोई भी वो सैनिक कार्यवाही नहीं करेगा। इस बात का वचन बादशाह को दिया गया था। इसके अलावा चौथी शर्त थी, आदिल शाह को बीजापुर का शासक बना रहने दिया गया। उसे अहमदनगर राज्य के
50 परगाने भी दे दिए गए जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए थी। इस तरह से बीजापुर और गोलकुंडा पर बादशाह का एकाधिकार स्थापित हो गया और यहीं से बादशाह को वार्षिक कर के रूप में धनराशि भी, बड़ी मात्रा में धनराशि भी हासिल हुई। अब हम देख लेते हैं कि सम्राट शाहजहां के अभियानों के दक्षिण के अभियानों के अंतर्गत शहजादा औरंगजेब ने दक्षिण के मुगल प्रदेशों का सूबेदार बनाया गया और जो सैनिक अभियान किए गए 1636 से लेकर 1644 ईस्वी तक शहजादे औरंगजेब के द्वारा। दक्षिण में अपनी इन विजयों के बाद शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिण के मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया था। मुगलों के इस प्रांत में खानदेश, बरार, तेलंगाना, दौलताबाद के प्रदेश सम्मिलित थे। औरंगजेब को 2 बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, पहली बार 1636 से 1644 तक और दूसरी बार 1653 से लेकर 1657 ईस्वी तक। अपनी सूबेदारी के प्रथम काल में शहजादे औरंगजेब ने नासिक के निकटवर्ती पहाड़ी प्रदेशों को विजय करके राज्य का विस्तार किया। उसने शासन व्यवस्था को भी बड़े अच्छे ढंग से मजबूत किया था। 1644 ईस्वी में औरंगजेब अपनी बीमार बहन को देखने के लिए आगरा आया, तब उसने दक्षिण की सूबेदारी से त्यागपत्र दे दिया था। शाहजहां ने 1653 ईस्वी में औरंगजेब को दक्षिण प्रांत का मुगल सूबेदार पुनः नियुक्त किया था। इस समय वहां की शासन व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी और आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। शहजादे औरंगजेब ने यहाँ की शासन व्यवस्था सुधारने का बहुत प्रयत्न किए थे। 1656 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए उस पर वार्षिक कर न देने का आरोप लगाया और फिर उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था, परंतु सम्राट के आदेश पर से उसे वहां से अपना घेरा उठा लेना पड़ा था। नवंबर 1656 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए औरंगजेब ने शाहजहां की आज्ञा से आक्रमण किया। उसने बीदर तथा कल्याणी के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। बीजापुर पर उसका अधिकार होने ही वाला था कि सम्राट ने उसे युद्ध बंद करने का आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई, जिसमें कुछ शर्तें तय की गईं। बीजापुर के शासक ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, पहले की तरह ही। उसने लगभग 1.5 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में बादशाह को देना स्वीकार कर लिया था। तीसरा, उसने बीदर तथा कल्याणी के दुर्गों पर सम्राट की सत्ता स्वीकार कर ली थी। एक तरह से लगभग संपूर्ण दक्षिण क्षेत्रों पर शाहजहां का अधिकार स्थापित हो गया था। इसी के साथ हमारा ये शाहजहां के जो दक्षिण अभियान थे यहाँ समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम शाहजहां के जो मध्य एशिया की नीति थी वह हम अध्ययन अपना जारी रखेंगे।